नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। यूपी कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। एनएसजी हब से लेकर लिंक एक्सप्रेसवे तक बड़े फैसले। केजरीवाल का गुजरात में ऐलान, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आप और अब कांग्रेस से गठबंधन नहीं, इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए था। ईडी दफ्तर पहुंचे सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले पर छापेमारी की थी। वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने की कार्यकर्ताओं के लिए रैली। योगी सरकार पर बोला जुबानी हमला, विकास योजनाओं पर अखिलेश को घेरा। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे बैठक खास प्रस्ताव 5। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आज हुई है और लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और इस कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव विभागों की तरफ से लाए गए थे, जिसमें से सभी प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई। कैबिनेट बैठक के बाद हमारे के न्यूज संवाददाता ने मंत्रियों से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुना देते हैं। बैठक खत्म हुई और उसके बाद जो है कैबिनेट मंत्री से निकले सर। आज आवास विकास का जो है FAR बढ़ाया गया है और हमारे परिवहन विभाग के कर नियमों में संशोधन किया गया है। पिरोडी के जो चरण सिंह जी गंग नहर परियोजना है उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे ही आपके शिक्षा विभाग के नियुक्तियों के बैकलॉग पूरा करने के लिए निर्णय हुआ है। ऐसे दर्जनों निर्णय हुए हैं। तो एक कैबिनेट बैठक समाप्त हुई है, उसके बाद दया शंकर सिंह ने बताया कि कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसपे कैबिनेट की मुहर लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। यूपी कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भैया, आज अगर देखा जाए तो कैबिनेट बैठक में कई 30 प्रस्ताव आए हैं, कितने पास? देखिए, सभी 30 के 30 पास हो गए हैं। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो। समाजवादी पार्टी के लोग अनर्गल बयानबाजी कर, इसको कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर क्रेता का अधिकार है कि वो दुकानदार की नाम और पहचान को समझे और शुचिता पारदर्शिता पूर्ण खरीद करके भोजन करें। जो कानून व्यवस्था है कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से मेंटेन करेंगे। सभी 30 त्यौहार बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित मनाए जाएंगे। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, जिन्होंने बताया कि सभी प्रस्ताव यूपी कैबिनेट में जो लाए गए थे सब पास कर दिए गए। कांवड़ यात्रा भी सुरक्षित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। कैबिनेट बैठक करके राकेश सचान जी भी बाहर आए हैं। सर, आपके विभाग का कोई प्रस्ताव? हाँ, 2 प्रस्ताव हमारे विभाग के थे। एक प्रस्ताव क्रय अनिवार्यता का था जो लगातार 3 साल के लिए बढ़ाया गया। इससे हमारी जो भी संस्थाएं हैं, खादी है, यूपिका है, हथकरघा है और प्रदेश के जो बुनकर हैं अपने उत्पाद को जो बनाते हैं उनको अनिवार्य तरीके से सरकारी संस्थाएं पहले खरीदेंगी। ये क्रय अनिवार्यता का जियो शासन ने 3 साल के लिए बढ़ाया जो 2028 तक रहेगा। एक और हमारे यहाँ थोड़ी सी विषमता थी, पूर्व सैनिकों को काफ़ी परेशानी होती थी। जेम पोर्टल के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको नौकरी मिलती थी, उनको भी हम लोगों ने इतर कर दिया। आउटसोर्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है और वहाँ जो रजिस्टर्ड है, अगर वो सीधे कोई हमारी सिक्योरिटी के लिए लोग मांगते हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएँ हैं, अस्पताल हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं जो प्राइवेट सुरक्षा चाहते हैं, तो सीधे सैनिक कल्याण बोर्ड से ले लेंगे। तो उनको बड़े पैमाने पे जो हमारे पूर्व सैनिक इंतजार कर रहे थे, उनको हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक सर, जीएसटी की बात चल रही, 12% जीएसटी कुछ वस्तुओं पे घटाने की बात चल रही है, 5% लाया जाए कुछ वस्तुओं पे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि चुनावी स्टंट है सरकार का। देखिए, जीएसटी का विषय भारत सरकार का है, यहाँ कोई उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। घटाने बढ़ाने की भारत सरकार को। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान थे, उन्होंने बताया कि अपने विभाग में भी उन्होंने जो 2 प्रस्ताव थे वो
पास हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय के न्यूज लखनऊ। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री A.K. शर्मा सर हैं। सर, आज कैबिनेट बैठक हुई, क्या क्या प्रस्ताव रहे सर? आज की कैबिनेट में 30 प्रस्ताव आए थे। सभी को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। हमारे विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि वृंदावन की P4 पार्किंग की लगभग 7 एकड़ ज़मीन पे सिटी बस का और एक कॉमर्शियल दोनों ही का मिक्स्ड डेवलपमेंट करते हुए एक इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल के निर्माण का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है और उसमें लगभग 380 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एक आधुनिक सिटी बस टर्मिनल बनेगा और भविष्य में जा कर के उसे कैसे हम मेट्रो से लिंक करें, कैसे हम एयरपोर्ट से लिंक करें, इस पर भी विचार किया जाएगा। ये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक आधुनिक बस टर्मिनल, सिटी बस टर्मिनल बनाने का आज प्रस्ताव था, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। तो ये हमारे साथ यूपी कैबिनेट मंत्री A.K. शर्मा थे, जिन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव नगर विकास की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव पास हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय के न्यूज लखनऊ। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सर। आज कैबिनेट बैठक लगभग 30 प्रस्ताव थे। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से छोटे मोटे संशोधनों के साथ पास हुए और उसमें ज़्यादातर सेवा नियमावलियों में संशोधन थे, जिससे की वजह से बेहतर परिणाम मैन पावर हमारा बढ़ सके। शिवपाल यादव ने कहा कि अब जो इटावाला विवाद है उसको खत्म होना चाहिए। अब विवाद तो उन्हीं की तरफ से, बयान बंद कर दे विवाद खत्म हो जाएंगे। बयान दे के विवाद बढ़ाते हैं, उनके हाथ में, बयान देना बंद कर दें विवाद खत्म हो जाएगा। और अगर देखा जाए जैसे स्कूलों के मर्जर की बात चल रही है, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा को लेकर जनता को शिक्षा की वादा किया था। शिक्षा, बेहतर शिक्षा तभी हो सकती जब हम एक प्लेटफार्म पर लाएं और अधिक से अधिक टीचर दें। तो ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि कई प्रस्ताव मोहर लगी। ईटा वाले मामले पर भी उन्होंने खुलकर बयान दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय के न्यूज लखनऊ। अब जरा ग्राफिक के जरिए भी जान लेते हैं वो कौन से 30 प्रस्ताव हैं जो पास किए गए हैं। तो सबसे पहले JPNIC को LDA को देने का प्रस्ताव चूंकि पास हुआ है और मथुरा में नगर विकास विभाग स्मार्ट बस स्टेशन बनाएगा। आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए लिंक लाइन जुड़ेगी। बुंदेलखंड औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान भी पास हुआ है। खाद्य विभाग में खरीद संस्थाओं को 3 साल का सेवा काल बढ़ा है और पूर्व सैन्य कल्याण निगम से सीधी खरीद का प्रस्ताव पास किया गया है। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर के NSG हब की स्थापना की गई। IMFS का CDAC से अनुबंध पर कैबिनेट की मुहर लगी है। यूपी में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिलेगी रफ्तार उसको। और उत्तर प्रदेश में रोजगार मिशन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। और वहीं निजी क्षेत्र में गाजियाबाद में डॉक्टर KN विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। मोटरयान अधिनियम के तहत एक बार कर देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। भाषा संस्थान में रिटायरमेंट अब 60 वर्ष किया गया है। तो ये तमाम जो 30 प्रस्ताव हैं पास किए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। इन 30 प्रस्तावों को पास किया गया है और मुहर लगाई गई है कैबिनेट की। यूपी कैबिनेट में 30 प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, पास किए जा चुके हैं। मोटरयान अधिनियम के तहत एक बार फिर कर देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। भाषा संस्थान में रिटायरमेंट अब 60 वर्ष कर दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, कैबिनेट की बैठक के दौरान पास कर दिए गए हैं। मेरठ से खबर आ रही है, बता देते हैं आपको मेरठ से खबर। मेरठ में मेरठ पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी क्राइम ब्रांच गिरोह का गिरफ्तार गिरोह को किया गया है। महिला सहित 2 आरोपी दबोचे गए हैं। 6 फरार बताए जा रहे हैं। अकेली महिलाओं को ठगी का शिकार बनाते थे, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते थे और धमकी देकर के वसूली भी करते थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और TP नगर थाना पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है। दिल्ली NCR में फैला गिरोह का नेटवर्क और अब तक 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को निशाना भी बना चुके हैं।
और इसी के साथ ही घर में अकेली महिला को देख करके वारदात को अंजाम देते थे। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर धमकियां भी दिया करते थे। महिला सदस्य भी शामिल थी वसूलों में और वसूली करने में सक्रिय भूमिका में। पुलिस ने जारी किया है फरार आरोपियों की तलाश का अलर्ट। मेरठ से आपको ये खबर बता रहे हैं। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता करके वारदात को अंजाम देते थे। थाना टीपी नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग क्राइम ब्रांच और रिपोर्टर बन के घर में आए थे और घर में जबरदस्ती घुसकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने डराया कि आपके घर में आपत्तिजनक काम होता है और इस आधार पर इसके बाद इन्होंने उनके घर में ही एक आपत्तिजनक सामान रखकर उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद इनको डराया धमकाया कि अगर आप उनको 2 लाख रुपये नहीं देते हो तो हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, आपको जेल भेज देंगे। इस डर से महिला द्वारा इन्हें 30,000 रुपये दिए गए और उसके बाद बाकी के पैसे बाद में देने के लिए बताया गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद इसमें पुलिस की कुल 3 टीमें लगाई गई थी इस घटना के अनावरण के लिए। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके नाम सावित्री और दिनेश हैं। बाकी के 6 आरोपियों की तलाश की जा रही है। और खबर कानपुर से बता देते हैं आपको, जहां सर्वोदय नगर स्थित पीएफ ऑफिस में बुधवार को केंद्र सरकार की नई रोजगार योजना ELI को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई को केंद्र द्वारा मंजूर की गई इस योजना का उद्देश्य पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। पीएफ उपायुक्त ने बताया है कि योजना से देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जो युवा पहली बार नौकरी करेंगे उन्हें कम से कम 6 महीने तक EPFO से रजिस्टर्ड कंपनी में काम करना होगा और केंद्र सरकार उन्हें 2 किश्तों में प्रोत्साहन राशि भी देगी। पीएफ विभाग ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना देश के आर्थिक विकास को मजबूती देगी और युवाओं को रोजगार की दिशा में नई राह भी दिखाएगी। मैं तो यही सभी जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आवृत जितने स्थापनाएं हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भारत सरकार ने ये जो नई स्कीम लाई है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका समुचित उपयोग करें और इससे जो लाभ मिलता है उस लाभ का उपयोग करें। और मैं सभी आवृत्त संस्थाओं से जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 10 क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाएं और नियुक्तियां, जो नवयुवकों की जो नियुक्तियां हैं उनमें भी इजाफा हो। यही मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। और हरदोई से प्रधानाध्यापक की निलंबित होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि पिहानी नगर के छिपी टोला प्राथमिक विद्यालय के परिसर से इंटरलॉकिंग उखड़वाए और जाने का मामला तूल पकड़ गया। वहीं प्राथमिक जांच के बाद भाजयुमो के नगर अध्यक्ष और सभासद के कथित प्रतिनिधि के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही 2 दिन से निरीक्षण में गैर हाजिर मिलने समेत कई अन्य मामलों में निलंबित किया गया। प्राथमिक विद्यालय छिपी टोला में इंटरलॉकिंग थी और कुछ दिन पहले ये इंटरलॉकिंग उखड़वा दी गई। इंटरलॉकिंग उखाड़े जाने की शिकायत पर पूर्व सभासद संजीव वर्मा ने उच्चाधिकारियों के खिलाफ देखा जा रहा मामला दर्ज कराया और शिकायत में बताया गया है कि उखाड़ी गई इंटरलॉकिंग ब्रिक्स को सभासद के कथित प्रतिनिधि ने गायब भी कर दिया। इसके जांच डीएम ने बीएसए के जरिए खंड शिक्षा अधिकारी और अधिशासी अधिकारी से कराई। जांच में पता चला कि खुद सभासद रेखा गुप्ता का प्रतिनिधि बताने वाले अरुण गुप्ता ने इंटरलॉकिंग उखड़वाई है। उखड़वाई गई ईंटों को हरि किशोर को दे दिया गया और हरि किशोर ने भी इसकी पुष्टि की है। तो इन्होंने हमको ये बताया कि
मैं इस विद्यालय में बच्चों की संख्या को देखने आया था कि यहाँ पर आज पहला दिन है विद्यालय का, बच्चे कितने आए हैं। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग उखड़ी हुई है, तो मैंने प्रधानाचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरुण गुप्ता जी ले गए हैं। तो मैंने जानना चाहा कि अरुण गुप्ता क्यों ले गए, इसलिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिहानी को सूचना दी। इस पर कल जो है खंड शिक्षा अधिकारी पिहानी जी के द्वारा यहाँ पर मौके पर जांच की गई और आज जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हरदोई का आगमन हुआ यहाँ पर जांच की, और उन्होंने जो भी यहाँ पर जांच की है उसमें अरुण गुप्ता जी दोषी पाए जा रहे हैं। पिहानी ब्लॉक में छिपीटोला एक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय है। यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि इंटरलॉकिंग जो ग्राउंड में कराया गया था उसको किसी के द्वारा निकलवा लिया गया है। इसी संबंध में मैं यहाँ जांच में आया हुआ हूँ। जानकारी ये मिल रही है कि अरुण गुप्ता यहाँ के सभासद के अपने को प्रतिनिधि बताते हैं, उनके द्वारा ये ईंटें निकलवाई गई हैं। उनसे हमारी बात भी हुई है, लेकिन इस विषय में किसी को विभागीय अधिकारी या किसी को जानकारी नहीं थी कि ये क्यों और कब निकलवाई गई है। जो भी इसमें संदिग्ध होगा या दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्लस विधिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर सहारनपुर से, जहां सामाजिक वन प्रभाग की बेहट रेंज द्वारा वन महोत्सव के तहत गुरुवार को जनता इंटर कॉलेज बेहट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस अवसर पर निबंध, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा नेता व पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और इनकी देखभाल हमें अपनी मां की तरह करनी चाहिए। एसडीओ संवेदना चौहान और भाजपा नेता बोबी कर्णवाल और वन दरोगा विपिन सिंघवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में विद्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज सरकार का एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण का जनता इंटर कॉलेज बेहट में था, जो हमारे सामाजिक वन विभाग से एसडीओ हैं चौहान मैडम चौहान, उनके द्वारा प्रोग्राम किया गया और इसमें सभी बच्चों ने, छात्रों ने भागीदारी की। प्रधानाचार्य जी ने, अध्यापक ने और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता हैं भाई अनिल सिंघल जी, हंसराज गौतम जी, सुभाष जी, डॉक्टर विवेक जी, प्रधानाचार्य, सब ने इसमें भागीदारी की और आज का प्रोग्राम एक पेड़ माँ के नाम। यूपी के चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करने के मामले में आक्रोशित हुए हैं कांग्रेसी और साथ ही प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है, जमकर नारेबाजी भी की है। कहा है शिक्षकों को बेरोजगार करने का सरकार द्वारा रचा जा रहा है कुचक्र, और आरोप ये भी है कि गरीब तबके को शिक्षा से दूर रखने की सरकार रणनीति बना रही है और इसके चलते विद्यालयों को मर्ज करने से गरीब छात्र दूर नहीं जा सकेंगे और मिड डे मील आदि में कार्य करने वाली महिलाएं हों और इसी के साथ ही कार्यकर्ती हों वो बेरोजगार हो जाएंगी। जिलाधिकारी कार्यालय पर घेराव करते हुए कांग्रेसियों ने सौंपा है पत्र। और बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है घेराव का कार्यक्रम। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर चंदौली से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस निर्णय को गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
जिलाधिकारी अरुण द्विवेदी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन भी सौंपा। वही नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने और तेज कर देगी और मजबूर होगी आंदोलन करने के लिए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि इस निर्णय से न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी और इसी के साथ ही बल्कि मिड डे मील में भी कार्यरत ग्रामीण महिलाएं भी बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने मांग की है कि जन विरोधी फैसला वापस लिया जाए और ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम हो। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह मुन्ना, नगर अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, मधुराय, मानवेंद्र मूर्ति ओझा, राजेश सिंह सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राथमिक स्कूलों की बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो, प्राथमिक करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छात्रों का उत्पीड़न बंद करो। यूपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राथमिक स्कूलों की जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 5000 प्राथमिक विद्यालयों का समायोजन करने का जो इनकी गलत नीति और गलत नीयत के खिलाफ हम लोग आज यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम इनकी इस कार्यवाही की घोर निंदा जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली घोर निंदा करती है और ये सरकार छात्रों को शिक्षित न बना करके केवल उनको मजदूरी कराने का कार्य करने पर आमादा है और गरीब अभिभावकों को परेशान करने के लिए जो छात्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे, बताइए आप 4 किलोमीटर दूर किस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे। रायबरेली से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना हो गया है। श्रद्धालुओं को फूलों की माला पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर हर्षोल्लास के साथ विदा किया गया है। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट के बीच भक्तगण जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुए। हालांकि पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है। देखिए 30 तारीख को एक घटना हुई थी रात में 10 बजे 10:30 के आसपास रिजेंडा होटल के पास एक सबलू एजाजुद्दीन जो कि हिस्ट्री सीटर था और खबर कानपुर से, जहां बीते दिनों हिस्ट्री शीटर व D2 गैंग के सदस्य सबलू को गोली मारने में नामजद आरोपियों को पुलिस ने बुधवार मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शाहिद के बहनोई जीशान और उसके भाई फैजल को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को गोली मारने के मामले में शाहिद पिच्चा के बहनोई जीशान कुरैशी और उसके भाई फैजल को पुलिस ने बुधवार को रात गोविंदपुरी पुल के नीचे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी था। दोनों शातिर अपराधियों के पैर में गोली लगी थी, जिन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया था। मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि सबलू को गोली मारने के आरोपी शाहिद पिच्चा का बहनोई जीशान और उसका भाई फैजल गोविंदपुरी स्टेशन जाने के लिए पुल के नीचे झाड़ियों और ट्रक के पास छिपे हैं। दोनों शहर से बाहर जाने के लिए ट्रक और ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे।
और इसी पर सर्विलांस और सेंट्रल जोन के एसीपी स्वरूप नगर इंद्र प्रकाश सिंह के साथ फजलगंज और स्वरूप नगर थानों का फोर्स पहुंच गया। घेराबंदी करने के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और जवाबी फायरिंग में जीशान और फैजल के दाएं पैर में गोली लग गई और दोनों वहीं पर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश में दबिश भी कर रही है। देखिए, 30 तारीख को एक घटना हुई थी रात में 10 बजे 10:30 के आसपास रिजेंडा होटल के पास। एक सबलू फैजाजुद्दीन जो कि हिस्ट्री सीटर था और उसको गोली चलाई गई थी, गोली गर्दन में लगी थी। ये घटना गंभीर प्रकृति की थी। पुलिस कमिश्नर सर ने इस पर तत्काल टीम बनाने के लिए कहा और एसीपी स्वरूप नगर इंद्रपाल सिंह और इनकी थाना फजलगंज, थाना स्वरूप नगर के पूरे लोग लगे, सर्विलांस लगी, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम लगी और 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिनको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में 27,000 स्कूलों को बंद करने के विरोध में अब विपक्षी दल विरोध में उतर आई है। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी ने 27,000 स्कूल बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए। अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक वह प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रमाशंकर सिंह को भी दिया है। ज्ञापन में उन्होंने सरकार की आदेश को गरीब विरोधी आदेश बताते हुए वापस लेने की मांग की और आदेश वापस न होने पर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। प्रावधानों का उल्लंघन है, अतः गरीबों के आज ये आज समाज पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय को सबमिट करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों बंद किए जाने और कसावली और प्रयागराज नए हुई है उसके विरोध में दिया गया है और सीबीआई जांच भी इसमें भाग है। स्कूलों को बंद करने के रोकने केस होता है। आए थे यहाँ महामहिम राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन देने, जो सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, उसमें तकरीबन गिनती 28,000 है। उसी के विरोध में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के में हमारी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन ने विरोध व्यक्त किया है, ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को कि मांग यही है कि उन जो आपने निर्णय लिया है वो गलत है और ऐसे कैसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा अगर पढ़ेगा नहीं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी बच रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, न बेटी पढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा चौराहे पर स्थित जम स्वीट्स नामक मिठाई की दुकान पर साफ सफाई की भारी लापरवाही का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में खुले में रखे दूध और दही को कुत्ते बिल्ली पीते हुए देखे गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान पर छापा मारा और दूध, मावा, लस्सी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की सख्त चेतावनी भी दी और ये मामला न केवल ग्राहकों की सेहत के लिए खतरा है बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर विषय है। देखिए, हम लोगों को एक वीडियो मिली थी कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से कि किसी दुकान में कोई जानवर घुसा हुआ था और वो दुकान लस्सी और मिठाइयों की दुकान थी। तो हम लोगों ने उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल टीम को वहाँ पर भेजा है। वहाँ मौके पर गंदगी की उतनी स्थिति नहीं थी,
थोड़ी बहुत कमियां थी। साथ ही वहाँ से नमूने भी कलेक्ट किए हैं और खाद कारोबारकर्ता को स्पष्टीकरण हमने जारी किया है, कर रहे हैं कि ऐसी वीडियो क्या उससे संबंधित है। बरक्षा पुलिस चौकी में तैनात दरोगा का पीड़िता से अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। साथ ही पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न केस की विवेचना के दौरान दरोगा पर आपत्तिजनक बातचीत करने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल एक्शन लेकर आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है और इसके लिए बावजूद दरोगा की हरकत को लेकर लोग पुलिस की छवि पर सवाल भी उठा रहे हैं। ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। किस बात को लेकर घर से निकाल? मेरे पति भाभी को रखे थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते। मेरे फूफा जी ने ज़बरदस्ती शादी करवाया। उसके बाद दरोगा मतलब वहाँ कलिंजर थाना गए, तो कलिंजर थाना के दरोगा जी ने चौकी के लिए भेजा, वो विवेचना के लिए कलिंजर चौकी के दरोगा जी गए। चौकी के दरोगा चौकी कौन सी है? ये बरछा चौकी। तो यहाँ के दरोगा जी गए, मतलब मुझे लिवा के गए थे मेरे ससुराल। रास्ते में वो मुझे परेशान कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। में कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा कौन सा काम? मैं तो खाना बनाती हूँ। तो घरों में तो कह रहे थे नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे पति से अच्छे 10 लोग मिल जाएंगे, तुम क्या बात करती हो, इतना पैसा कमाओगी, हमसे बताओ तो एक बार। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराया गया अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरेंद्र द्वारा जांच संपादित की जा रही है। दिल्ली से आ रही है खबर। दिल्ली से बता देते हैं आपको 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होनी है। मानसून सत्र को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से ये खबर, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा और मानसून सत्र से पहले बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक चूंकि बुलाई गई है मानसून सत्र को लेकर के, दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। उससे पहले बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो केंद्र सरकार ने इस बैठक को बुलाया है। इस सर्वदलीय बैठक को केंद्र सरकार द्वारा बुलाया गया है। 19 जुलाई को ये बैठक होगी। तो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र संचालित किया जाएगा और उससे पहले बैठक होगी। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक पूरे एक महीने तक मानसून सत्र
बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले ही 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई है। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मानसून सत्र की घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र का आयोजन होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक साथ बैठकें चलेंगी। हालांकि उससे पहले सभी सत्रों के तहत सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी फैसला किया गया। 19 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और इसमें सभी दलों के साथ ये तय किया जाएगा कि सत्र का मानसून के दौरान जो भी सत्र की लोकसभा और राज्यसभा में बैठकें होंगी उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, शांतिपूर्व से चलाया जाए। विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे लाए जाएंगे उनको चर्चा और प्रस्ताव के लिए विचार किया जाएगा और सरकार की तरफ से जिन मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी की गई है और जिन प्रस्तावों का सरकार इन पर चर्चा सभा में करानी चाहती है उसमें आम राय सत्ता पक्ष को बने ताकि संसद में किसी तरह का व्यवधान ना उत्पन्न हो और ना ही संसद की जो बैठकें हैं वो हंगामे की बिगड़े, चाहे वो लोकसभा की बैठक हो चाहे वो राज्यसभा की बैठक हो। बिल्कुल अखिलेश, लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, लेकिन इस समय देखा जा रहा है पूरे 1 महीने का मानसून सत्र बुलाया गया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार की ओर से ये बैठक बुलाई गई है और 19 जुलाई को ये बैठक होनी है। दिल्ली से आ रही है खबर, दिल्ली से बता देते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी, बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और बिहार चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बड़ा बयान केजरीवाल की ओर से कि बिहार चुनाव में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। केजरीवाल का साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहना है कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे ही पहले क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देखें, चाहे बात कर ले आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की बात कर ले, सभी अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। लेकिन अब इस समय देखा जा रहा है कि केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, खास तौर पर कांग्रेस से तो बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, केजरीवाल का ये बड़ा फैसला। तो बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी लेकिन गठबंधन नहीं करेगी। और घाना की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको भी सुना देते हैं। With courage that rises above history, that meets every challenge with dignity and grace. Your commitment to democratic ideals and inclusive progress truly makes Ghana a beacon of inspiration for the entire African continent. Friends, last evening was a deeply moving experience. Receiving your national award from my dear friend, President Mahama, is an honor. I will always cherish that. इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं।
On behalf of the 1.4 billion people of India, I thank the people of Ghana for this honor. I dedicate it to the enduring friendship and shared values that bind India and Ghana. Distinguished members, earlier today, I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." His words continue to guide our shared journey. His vision was a democratic republic built on strong institutions. True democracy promotes discussion and debate. It unites people. It supports dignity and promotes human rights. Democratic values may take time to grow, but it is our responsibility to preserve and nurture them. Friends, India is the mother of democracy. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस, डेमोक्रेसी इज नॉट merely a system. It is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means, let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core. और कानपुर से आ रही है खबर, कानपुर से बता देते हैं आपको। कानपुर से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। बैंक गई युवती के साथ ठगी की गई है। कानपुर देहात से एक खबर आपको बता रहे हैं। 2 ठगों ने 90,000 के पार, पिता परेशान। तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 90,000 की लूट हुई है, ठगी हुई है। और सूलाबाद कोतवाली के क्षेत्र की एक खबर बताई जा रही है। कानपुर देहात से एक खबर, बैंक गई युवती के साथ ठगी हुई है और 2 ठगों ने 90,000 रुपए पार कर दिए। पिता परेशान है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक ताजा मामला कानपुर देहात के आवास से आया, जहां पर एक युवती अपने 90,000 रुपए लेकर बैंक जाती है और लौटकर उसके हाथ में कागज के टुकड़े आ जाते हैं। आपको बता दें कि युवती 90,000 रुपए जमा करने गई, जहां 2 ठगों ने उन पैसों को कागज में परिवर्तित कर दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। मामला कोतवाली पहुंचा और कोतवाली पुलिस हरकत में आई। अब देखना ये होगा क्या कुछ उस युवती के साथ न्याय हो पाएगा या पुलिस अभी भी
अपने रवैये पर कायम रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमित पांडे, के न्यूज़, कानपुर देहात। हमीरपुर से आ रही है खबर बता देते हैं। हमीरपुर से मनरेगा को लेकर ये खबर आपको बता रहे हैं। मनरेगा में फर्जी हाजिरी का खुलासा हुआ है। हमीरपुर से ये खबर बता रहे हैं। NMMS पोर्टल पर दिखाई 10 मजदूरों की झूठी परिस्थिति। खड़ंजा और नाली निर्माण कई दिन से ठप, ग्रामीणों का आरोप है। और पुराने खड़ंजों की ईंटों से बनाया गया रास्ता। तो मनरेगा मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दिखाई गई। बारिश में क्षतिग्रस्त घटिया निर्माण और इसी के साथ ही फोटो एडजस्ट करना पड़ता है, पंचायत मित्र का कहना है। तो रिठारी गांव में मनरेगा कार्यों की पोल खुली है और मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी दिखाई गई। नोएडा से एक खबर बता रहे हैं आपको। नोएडा से खबर, अवैध वोल्वो बसों पर कसा शिकंजा और बिना परमिट दौड़ रही 3 लग्जरी बसें सीज की गई। शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। नोएडा से आपको ये खबर बता रहे हैं। आरटीओ और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई देखी जा रही है। सभी जान रहे हैं कि शासन के निर्देशों के क्रम में लगातार जो है हम लोग को इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ बस मालिक ऐसे हैं जो मानक से अधिक सवारी ढो रहे हैं और उनके पेपर कुछ कमियां हैं, परमिट नहीं सही है। उसके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर मोरना डिपो में 3 बसें बंद की हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। इन बसों को कहाँ पर रोका गया था? कहाँ पे? ये सेक्टर 37 से दिल्ली की तरफ जाती हैं और वहीं पर रोककर इनके चेक किया गया, जिसमें 3 बसें अवैध पाई गई जो कुछ सवारी की ज़्यादा लाते हैं। इनके पेपर में भी कमी है, परमिट रेज चल रही है, इसलिए इनको यहाँ पर सीज किया गया। चालान कार्रवाई भी की गई है। इसको गाड़ी को थाने में बंद किया गया, निरूपित किया गया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।